कटारी उसको लगा के बोला कि तुम अल्लाहू अकबर बोलो, नहीं तो अभी तुम्हारे इज्जत हम लूटेंगे। हम लोगों का जान का कोई कीमत नहीं है। यहाँ पे घर में घुस घुस के मर रहा है। घर के बाहर जो है वो आपको ये इंक जैसे निशान नजर आएंगे। वोट बैंक की रेस में क्या एंटी हिंदू पॉलिटिक्स विरोधी दलों की मजबूरी बन चुकी है? वोट बैंक की चाहत में क्या संभल से मुर्शिदाबाद तक हिंदू विरोधी दंगाइयों पर नेता खामोश है? और क्या ये खास वोट बैंक ही है जिसके लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज आगरा में अपने उन सांसद रामजी लाल सुमन के घर पहुंचे जिन्होंने राणा सांगा के बहाने हिंदुओं को अपमानित किया, उन्हें गद्दार की औलाद तक कह दिया? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि वक्फ पर विरोध प्रदर्शनों के बीच यूपी बंगाल से हैदराबाद तक माहौल गर्म है। सबसे पहले बात बंगाल की। बंगाल के मुर्शिदाबाद और साउथ 24 परगना में हिंसा हुई, लोगों के घर जले, लोग मरे और कई इलाकों से हिंदू पलायन कर राहत कैंप में रहने के लिए मजबूर हैं। खुद पुलिस की रिपोर्ट और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट दोनों से स्थानीय लोगों द्वारा हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को उग्र करने की बात सच साबित होती दिखाई दे रही। पुलिस की रिपोर्ट में दो टूक लिखा गया है कि 12 अप्रैल को मस्जिद के पास भीड़ इकट्ठा होने की सूचना मिली। भीड़ घोषपारा में हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ करने जा रही थी। पुलिस ने भीड़ को रोका और चेतावनी दी, लेकिन भीड़ नहीं मानी। भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया, पत्थर बरसाए। आखिरकार पुलिस को बेकाबू भीड़ पर लाठी चार्ज करना पड़ा। सिर्फ पुलिस रिपोर्ट नहीं, हमारे सहयोगी अभिषेक की ग्राउंड रिपोर्ट में भी हिंदुओं के घरों पर हमले के लिए स्याही वाली साजिश का खुलासा हुआ। घर के बाहर जो है वो आपको ये इंक जैसे निशान नजर आएंगे। ये देखिए यहाँ पे तमाम जो घर हैं इनके पास आपको इसी तरीके से देखिए जो इंक है वो नजर आएंगे। और ये इंक आखिर क्यों डाले गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इधर भी देखिए, सामने भी आपको इंक नजर आएगा। दूसरी तरफ यहाँ भी जो है वो इंक डाला हुआ है। इस इंक के पीछे का राज क्या है, ये पुलिस जो है उसको जांच करनी चाहिए कि आखिर ये इंक क्यों डाला है। लेकिन अगर आप देखेंगे और समझेंगे इस इंक को, तो एक तरीके से यहाँ पर निशानियां बनाई गई हैं इन घरों के ऊपर। लोग कैंप के लिए डिमांड कर रहे हैं ना, ये सीबीआई जांच के लिए है। सीबीआई जांच भी चाहिए, मुझे कैंप भी चाहिए। हम लोग रहेंगे कैसे यहाँ पे? हम लोगों का जान का कोई कीमत नहीं है। यहाँ पे घर में घुस घुस के मर रहा है, कैसे रहेंगे यहाँ पे? हम घर में कोई नहीं है, घर छोड़ के भाग गए सब। हम लोगों को तो डर है ना, आज उसका साथ हुए, कल हम मेरे साथ होगा, मेरे पति के साथ होगा, मेरे बच्चे के साथ होगा, तब कहाँ जाएंगे? इसलिए सब भाग गए। डर लग रहा अभी भी आपको? बहुत डर लगता है। ऐसे कैसे चलेगा? हम लोग ऐसे कैसे जाएंगे? यहाँ से चले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हिंसा के बाद 11 दिन बीत गए। राज्य की सीएम ममता बनर्जी को हिंदू पीड़ितों का दर्द सुनने के लिए समय नहीं मिला। हालांकि वो वक्फ कानून का विरोध कर रहे मौलानाओं के बीच जरूर चली गई। सवाल है, क्या दीदी की आंखों पर वोट बैंक वाली पट्टी बंधी है तभी उन्हें हिंदुओं का दर्द नहीं दिखा? लेकिन इन सबके बीच बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस कल मालदा और आज हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद पहुंचे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग की टीम भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रही है। इस दौरान महिला आयोग की एक सदस्य ने हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित साजिश का बड़ा खुलासा किया। यहाँ के लोगों ने बताया कि एक एसी कमरा में बैठ के प्लानिंग किया गया है और बड़ा प्लान के साथ ये लोग मैदान में उतरे। और जब यहाँ पे उतरे तो सबके घर को देख के घर के जो बच्चे थे, महिलाएं थे, उनको निकाला। महिलाओं का इज्जत लूटा गया और महिलाओं का गले में चाकू लगा के बोला, चाकू क्या क्या बोलते हैं, कटारी उसको लगा के बोला कि तुम अल्लाहू अकबर बोलो, नहीं तो अभी तुम्हारे इज्जत हम लूटेंगे। तो वो महिला यहाँ पे रो रही है कि हम भगवान के पास हम माफी चाहते हैं कि हमें अल्लाहू अकबर बोलना पड़ा। ये परिस्थिति उन्होंने क्रिएट किया। हिंदुओं को थ्रेट करना, हिंदुओं के ऊपर एक आतंक के वातावरण फैलाना, यही काम इन्होंने किया। बड़ा बंगाल में वक्फ के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर देश भर में आक्रोश है। अयोध्या, मुरादाबाद और गाजियाबाद में लोग सड़कों पर उतरे और बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर अपना आक्रोश व्यक्त किया।
हम लोगों की मांग है कि मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, उनके घर जला दिए गए हैं और उसके विरुद्ध ममता बनर्जी सरकार जिस रूप से मूक बधिर बनकर बैठी हुई है, हम सब उसके विरुद्ध मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त किया जाए और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। वक्फ का मामला कोर्ट में है, 5 मई अगली तारीख है, लेकिन उसके बावजूद वक्फ के नाम पर एंटी मोदी माहौल बनाने का खेल रुक नहीं रहा। आज हैदराबाद में एमआईएम के मुख्यालय दारुसलाम में विरोध बैठक का आयोजन है। पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। सवाल है, जब मामला कोर्ट में है तो शहर शहर प्रदर्शन और विरोध बैठकों का क्या मतलब? क्या ये सिर्फ मोदी विरोध के लिए मुस्लिमों का मोर्चा खड़ा करने की कोशिश है? सवाल ये भी है कि ओवैसी का बार बार मस्जिद दरगाहों और संपत्तियों के छीनने की बात करना क्या सिर्फ मुस्लिमों को उकसाने के लिए है? कौन सा आपका प्रोविजन है जो आप बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी वक्फ की बच रही है? आप मेरे खिलाफ गाली दीजिए, मुझे जो करते करिए, आप गोली चला दीजिए, कोई परवाह नहीं, मगर मैं जो कह रहा हूं वो झूठ है सच है बताओ ना। मैं तो एक्ट से कह रहा हूं। आप तो वक्फ की इजाजत को छीनना चाह रहे, खत्म करना चाह रहे। कहां ना मस्जिद बचेगी, ना दरगाह बचेगी, ना शियाओं के इमाम बाड़े बचेंगे, ना आशुर खाने बचेंगे, ना कब्रस्तान बचेगा, ना ईदगाह बचेगा। इस तरह का बिल बनाए। मुस्लिम वोटों की रेस यूपी में भी है। जिस समाजवादी पार्टी को संभल में खास समुदाय के पत्थरबाज मासूम दिखाई दिए, उनके घर मुआवजे के चेक पहुंचाए गए। आज उसी के मुखिया अखिलेश यादव आगरा में अपने सांसद रामजी लाल सुमन के घर पहुंचे। ये वही रामजी लाल सुमन है जिन्होंने राणा सांगा को गद्दार और उसी बहाने हिंदुओं को गद्दार की औलाद कहा था। आज अखिलेश ने राणा सांगा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन करनी सेना और उसके प्रदर्शन पर सवाल जरूर खड़े किए। जो घटनाक्रम हुआ है, जिस बात को लेकर के यहाँ पर आगरा में तलवारें लहराई गई, बंदूकें भी लहराई गई, डंडे थे वो लहराए गए। सुना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की परमिशन सरकार ने दी और उससे पहले हमने आपने सबने वो तस्वीरें जहां पर बुलडोजर से चल करके कई थानों को क्रॉस कर करके लोग यहाँ आए। अखिलेश बोले तो जवाब सीएम योगी की ओर से भी आया और उन्होंने इसे जिन्नावादी सोच करार दिया। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करते हैं और देश तोड़क जिन्ना, जिस जिन्ना के कारण पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर जिस जिन्ना के कारण आज भी दलित हिंदुओं के साथ निर्मम अत्याचार हो रहे हैं, उस जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी कर रही है। अब सवाल है, हिंदुओं के खिलाफ अपमानी टिप्पणी में अखिलेश की आप जाति सियासत का मौका तलाश रहे। सवाल ये भी कि संभल तो संभल गया, लेकिन मुर्शिदाबाद क्या वोट बैंक के लिए जल्दी नहीं संभला? सवाल ये भी कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून का मसला होने के बावजूद मोदी बनाम ओवैसी करके क्या मुस्लिम वोटों के नाम पर नया प्रयोग चल रहा? और सबसे बड़ा सवाल कि संभल, आगरा, मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, क्या उससे एंटी हिंदू पॉलिटिक्स बेनकाब हो गई? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ राधिका खेड़ा, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, सूरजपाल अमुजी, प्रेसिडेंट है करनी सेना के। हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। शादाब चौहान, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर एमआईएम पार्टी को इनकी विचारधारा सपोर्ट करती है। और तौसीफ खान है जो कि टीएमसी को सपोर्ट करेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तौसीफ, आपसे सबसे पहले शुरू करता हूं। इतनी आंखों पर पट्टी बंधी है कि हिंदुओं का दर्द नहीं दिखाई दे रहा। गवर्नर चले गए, मिल लिए, लेकिन दीदी को मौका नहीं, जैसे लग रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि झूठ और अफवाहों का बाजार गर्म करके अपनी राजनीति को जिंदा रखते हैं बीजेपी और आरएसएस का ये बहुत पुराना हथियार है। झूठ बोलो और नफरत फैलाओ, सिवाय हिंदू मुस्लिम के ये कुछ नहीं करते। भाई, हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है, भाई मांग आप करते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाइए, अभी नहीं, जब चुनाव होगा तब। शुभेंदु अधिकारी ये बोल रहे हैं कि अभी राष्ट्रपति शासन नहीं, जब चुनाव के वक्त में
राष्ट्रपति शासन लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ माहौल इतना खराब है कि चुनाव के वक्त में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हाईकोर्ट में जाते तो हाईकोर्ट फटकार लगाती है। हाईकोर्ट कहती है कि बीजेपी के नेता हो चाहे किसी और पार्टी के नेता हो, कोई बीजेपी को उन्होंने अलग से नहीं रखा, बीजेपी को भी कहा कि आप भड़काऊ भाषण देना बंद करिए। वेस्ट बंगाल पुलिस ने 8 वीडियो उठा करके दिखाया कि जो झूठे वीडियो जिसको दिखा करके बोला जा रहा है कि बंगाल और मुर्शिदाबाद का है। और ये फिर एक और ये फैक्ट चेक में दिखा दूं, फिर एक नया वीडियो इन लोगों ने दिखाया कि देखिए तृणमूल के नेता जो है वो धमका रहे हैं ये एक लेडी पुलिस को, जो कि ये भी झूठ है। तो देखिए झूठ का बाजार गर्म है, झूठ बोलो, अफवाह फैलाओ, प्रोपागंडा बोलो, यही हो रहा बंगाल में। बंगाल में एक जो आपको मैं थोड़ा सा फैक्ट चेक कर दूं, ये मुझे पता है तौसीफ खान कि आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो वोट बैंक की पट्टी बंधी हुई है, वोट बैंक की रेस है, एक खास समुदाय का वोट चाहिए, इसलिए दूसरे की पीड़ा नहीं दिखेगी। मुझे पता है आपकी नेता को मौलानाओं से मिलने का समय है, लेकिन राहत कैंपों में जो हिंदू रह रहे हैं उनसे मिलने का समय नहीं है, ये पता है। मैं थोड़ा सा फैक्ट चेक आपको कर देता हूं। और ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ना, सुनिए सर सुनिए, और जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऐसे ही महाकुंभ में हादसा हुआ तो नेपाल काठमांडू का वीडियो निकालकर दिखा रहे थे, तब तो जुबान सिली हुई थी कि भाई ये काठमांडू वाला वीडियो ले आकर इसको प्रयागराज का क्यों बता रहे? आप सुनिए, नहीं सुनिए तो झूठ बोलो। अरे सुनिए ना, मैं भी फैक्ट चेक करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी जी आप अपनी चैनल की क्रेडिबिलिटी खराब कर रहे हैं। नहीं, मैं मेरी क्रेडिबिलिटी की चिंता मत करिए, देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चैनल की क्रेडिबिलिटी की चिंता मत करे, आप अपनी क्रेडिबिलिटी की चिंता करिए पश्चिम बंगाल की जनता के बीच में। या आपको सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपकी क्रेडिबिलिटी सिर्फ एक समुदाय में होनी चाहिए, तो ये आपकी एक अलग बात है। अब सुनिए तौसीफ भाई, सुनिए, आप बोलिएगा। राज्य मंत्री जाकर के पीड़िता से मिल चुके हैं, आप तो वो नहीं दिखाएंगे। सुनिए ना, आपकी डिमांड है चीफ मिनिस्टर। हाँ, क्यों नहीं भाई, चीफ मिनिस्टर ने कहा क्यों नहीं जाए, सही वक्त आएगा वो क्यों नहीं जाए? अच्छा वक्त अपने हिसाब से सुनिए। पहले पुलिस की रिपोर्ट है कि घोषपारा में भीड़ हिंदुओं के घरों पर हमला करने जा रही थी। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, पुलिस की चेतावनी पर भीड़ नहीं मानी, पुलिस ने हमला किया, बाद में पुलिस ने बल प्रयोग किया। ये पुलिस की रिपोर्ट है, मैं अपनी बातें जिक्र नहीं कर रहा हूं। अगर आप अपनी पुलिस की नहीं मान सकते तो फिर ये आपकी सोच, आपको मुबारक हो। और सुनिए, क्या ये झूठ बोलिए? अरे सुनिए ना, आपकी बोलिए लाखों लोग मर गए, लेकिन बंगाल सच जानता है जितना झूठ बोल रहे बीजेपी को वोट नहीं मिलने वाला। नहीं, बीजेपी बंगाल में गवर्नमेंट नहीं बना सकती। अरे सुनिए तौसीफ भाई, अभी एक फैक्ट चेक से आप डर गए, एक फैक्ट चेक से डर गए, इतनी बौखलाहट हो गई सिर्फ एक फैक्ट चेक से। आपकी पुलिस की रिपोर्ट की बातें ही आपके सामने रखी तो आपको इतनी बेचैनी हो गई कि सुन नहीं रहे। सुनिए एक और फैक्ट चेक सुनिए, अरे एक और फैक्ट चेक सुनिए, दलाली कर लीजिए। अरे सुनिए तौसीफ खान, ये दलाली आप करते होंगे, और किसके लिए दलाली कर रहे हैं? ऐसे शब्द सड़क छाप भाषा मेरे सामने मत इस्तेमाल करिए। अब सुनिए एक और फैक्ट चेक सुनिए। हाँ मुझे मालूम है, ठंडा किया जाएगा। किसको डंडा मारेंगे? किसको डंडा मारेंगे? है हिम्मत तौसीफ खान, किसको डंडा मारेंगे? RSS बजरंग दल किसको डंडा मारेंगे तौसीफ खान? दंगा करने आ रहे हैं, किसको डंडा मारेंगे? डंडा मार के ठंडा किया जाएगा। तो क्यों नहीं डंडा मारा? क्यों डंडा मार के ठंडा नहीं किया? जितने यहाँ पे आ रहे हैं ना बाहर से अरे तो किसने रोका था? झारखंड से तौसीफ खान किसने रोका था? किसने रोका था डंडे से मारकर ठंडा करने के लिए? ऊपर से यूपी से सीएम योगी ने कह दिया कि डंडे वाला इलाज चाहिए, लातों की भूत बातों से नहीं मानते, तो बड़ी दिक्कत हो गई थी कि डंडा चला कैसे सकते हैं भाई? उनको डंडा मार के यहाँ ठंडा किया जाए। नहीं सुनिए ना, तो मार दिए होते, ठंडा कर दिए होते। अब सुनिए ना, अरे तौसीफ भाई, अरे इतनी बेचैन मत होइए, एक और फैक्ट चेक ले लीजिए। रुकिए तौसीफ खान, एक और फैक्ट चेक ले लीजिए। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है घोषपारा से, जहां पर हिंदुओं के घरों पर स्याही के निशान लगाए गए, टारगेटेड अटैक था। उन्हीं घरों पर हमला हुआ जिन घरों पर हमले से पहले स्याही के निशान लगे। दल का मोडस ऑपरेंडी है, बजरंग दल ऐसे गुजरात को जलाया था। अच्छा, ये बजरंग दल वाले घुस रहे हैं यहाँ पे, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं। तो रोका क्यों नहीं? ना, सबको अरेस्ट किया जा रहा है ना। अच्छा, कितने अरेस्ट हुए बता दीजिए। पहले हमला करवा दिया, उसके बाद ठीक है, आप बता दीजिए वेस्ट बंगाल पुलिस ने कितने अरेस्ट किए। नहीं मैंने वो भी बताया, वो भी ग्राफिक्स चल रहा है कितने अरेस्ट हुए हैं। लेकिन तब जब हिंसा हो गई, तब जब खुली छूट मिल गई कि पहले टारगेटेड हमला कर दो, हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ जाए, उसके बाद हम गिरफ्तारी कर लेंगे। बजरंग दल वाले आके इस ठीक है। राधिका खेड़ा ने रिप्लाई करी है और ये कह रहे हैं बजरंग दल का मॉडस ऑपरेंडी है, ये मानने को तैयार नहीं है कि इनकी आंखों पर वोट बैंक की पट्टी बंधी है। देखिए, वोट बैंक की पट्टी कैसे बंधी हुई है ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर, इसका मैं फैक्ट चेक इन्हें करा देती हूँ। वेस्ट बंगाल में कुल मिलाकर 37,945 गांव है, मतलब कि 38,000 आप ले लीजिए गांव है। उसमें से 8,000 गांव ऐसे हैं जहां पे आज की डेट में एक भी हिंदू परिवार या एक भी हिंदू नहीं रह गया है,
क्योंकि उनको पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। 38,000 में से 8,000 गांव बिल्कुल ही जीरो पॉपुलेशन ऑफ हिंदू। तो ये एक साथ, और आप देखिए ना, इनके जो मेयर हैं कलकत्ता के, और वो साथ साथ अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं फिरहाद हकीम, वो क्या कहते हैं जब रिसेंट में ये खबरें आई कि अभी हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनको लेके, तो वो कहते हैं तो क्या हो गया, अपने प्रदेश में एक जगह से उधर तो जा रहे हैं, तो ठीक है इनको भी कह दीजिए, ये भी शिफ्ट कर लेते हैं, ममता बनर्जी को भी शिफ्ट कर देते हैं, फिरहाद को भी, देखो थोड़ी सी छोटी सी बात है, क्या फर्क पड़ रहा है, इधर से उधर अपना घर बदलना पड़ रहा है, अपना परिवार छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के, अपना जायदाद छोड़ के जानी पड़ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी की मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी ऐसी है कि वो आज प्रदेश को आग लगा रही है, क्योंकि उनको पता है अगले साल जब चुनाव आएंगे तो जब कोई वेस्ट बंगाल का इंसान वोट करने जाएगा तो उसके दिमाग में हर वो बेटी आएगी जिसका ममता बनर्जी ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा था जब उसका बलात्कार हुआ था, उसके दिमाग में आरजीकर हॉस्पिटल का किस्सा आएगा, उसके दिमाग में हर वो इंसिडेंट आएगा जब लोगों को घरों से खसीदकर मारा जाता था। और देखिए किस तरीके की हिंसा हो रही है, वेस्ट बंगाल से ज्यादा मुस्लिम आबादी असम में है, क्या असम में ऐसे हालात हो रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात हो रहे हैं, क्यों आगजनी यहाँ पे हो रही है, क्योंकि अगले साल चुनाव है। और साथ साथ ये भी देखिए, इनके साथ ताल से ताल मिलाते हुए इनकी इंडिया अलायंस के नेता, इन्हीं के बड़े नेता राहुल गांधी चुप बैठे हैं, समाजवादी पार्टी चुप बैठी है, सारे के सारे इनके अलायंस पार्टनर्स चुप बैठे हैं, और ममता बनर्जी और इतनी हिम्मत करती हैं कि वो गवर्नर को बोलती है कि आप यहाँ पे दौरे के लिए मत आइए, खुद हिंदुओं के लिए बोलना नहीं चाहती, हिंदू पीड़ितों के लिए मिलना नहीं चाहती। और एक मुख्यमंत्री के लिए हिंदू मुसलमान कैसे हो सकता है, मुख्यमंत्री के लिए दोनों आपके वेस्ट बंगाल के लोग हैं और दोनों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। उनको ये इंश्योर करना चाहिए था कि यहाँ पे इस तरीके की आगजनी ना हो, यहाँ पे इस तरीके के दंगे ना हो। क्यों इनके यहाँ पे हो रहे, जब असम में, जैसा फिर बता रही हूँ, वेस्ट बंगाल से ज्यादा मुसलमान असम, उत्तर प्रदेश आप देखिए, कहीं पे भी पुलिस के ऊपर ऐसे कोई हालात हो या लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, नहीं, लेकिन फिर भी आज यहाँ पे इसको ये जस्टिफाई कर रहे हैं और सवाल मीडिया पे उठा रहे हैं। और वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि मीडिया असलियत दिखा रही है। मैं एक टिप्पणी, मैं शादाब भाई और धर्मेंद्र जी आ रहा हूं, लेकिन एक टिप्पणी अमू जी की यहाँ पर बनती है, और इसलिए बनती है क्योंकि आप ये देखिए, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बोलेंगे नहीं, आरोप किस पर लगाएंगे, जो हिंदूवादी संगठन है, कहेंगे बजरंग दल ने करा दिया, विश्व हिंदू परिषद ने करा दिया, बीजेपी के लोग आ गए थे, तो भाई पुलिस के कर क्या रही थी, उठाकर डंडा मारकर सबको बंद कर देना चाहिए था, हिंसा फैल कैसे गई। राकेश जी, मेरा एक अनुरोध है, ये जो आपने राजनीतिक विश्लेषक तौसीफ खान साहब के नाम के ऊपर लिखा हुआ है इसको हटाइएगा, मेरा अनुरोध है। ये जिस पार्टी का सपोर्ट करते हैं उसका नाम लिखिएगा, अच्छी बात है। जहां तक पश्चिम बंगाल की बात, मैं पूरा पश्चिम बंगाल घूमा हुआ हूँ, मुर्शिदाबाद की बात हो, मालदा की बात हो, कलकत्ता की बात हो, मैंने बहुत कई बार वहां पे दंगे देखे हैं, और इस बार जो हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा। मुर्शिदाबाद में, मालदा में अनेकों बार दंगे हुए हैं, अरे ममता बनर्जी के राज में हुए हैं। जिस प्रकार की, मेरे को तो अचंभा इस बात का है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी एक ही तो ग्रुप है, ये एक ही तो लोग हैं, इनका गठबंधन है, महागठबंधन है, और ममता निर्ममता के काम कर रही है। बच्चियां कह रही हैं हमारा बलात्कार करने तक की नौबत आ गई, हमारे को घर जलाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। राकेश बाबू, मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि बहुत बुरा हाल है। ये तो करनी सेना ने भी पश्चिम बंगाल की एंट्री नहीं करी, नहीं तो ये कहते थे बीटी में बीजेपी की। मैं आपको फिर बता दूं, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता है, संदीप दीक्षित कांग्रेस के नेता है, अधीर रंजन कुछ और बोल रहे हैं, संदीप दीक्षित कुछ और बोल रहे हैं, अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहे। कारण एक और है, इन लोगों को हिंदुओं के ऊपर जब जुल्म होता है वो नहीं दिखता। नहीं, एक मिनट अत्याचार होते हैं भाई, जो दंगाई थे उनको डंडा तो मार नहीं पाए। यहाँ पर अमू जी कह रहे हैं कि डंडा अभी तो करनी सेना बंगाल में गई नहीं है, आप कह रहे हैं कि इनको डंडा मार के ठंडा कर देंगे करनी सेना को, जो दंगाई थे उनको तो आप डंडा मार नहीं पाए। जो दंगाई उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जहां से भी निकला वहीं घुसा देंगे, वेस्ट बंगाल पुलिस उसको डंडा मार, जहां से निकला चाहे वो करनी सेना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर का पर्सनल बॉडीगार्ड हो। अरे किसका दलाल हो, बंगाल की माहौल खराब करेगा, साजिश करेगा, तो उसको डंडा मार के ठंडा किया जाएगा। अरे हिंदुस्तान का खाते हो और बोलते हो भाषा पाकिस्तान की। अरे आप तो झूठे लोग हैं, झूठे लोग। पश्चिम बंगाल के अंदर आप तो झूठे लोग हैं, झूठे का हो गया। आप झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हो, मैं आगे बढ़ता हूं, अफवाह फैलाते हो, रूमर्स फैलाते हो। कैलकाटा हाईकोर्ट ने बोला है कि अफवाहें बंद करो। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, सभी शब्दों का ध्यान रखें। मैं आऊंगा राधिका जी, मैं आऊंगा, एक बार दो मेहमानों ने अभी तक बोला नहीं है, एक एक टिप्पणी उनकी हो जाए। अब शादाब चौहान,
शादाब विश्लेषक है। ठीक है अमू जी, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं आपको एक शादाब चौहान, सवाल बहुत सीधा सा है। वहां पर महिला आयोग ने कहा है कि धार्मिक नारे लगाकर लोगों से बर्बरता की गई है। सोचिए अगर ये कहीं और पर हुआ होता तो क्या होता, नंबर एक बात। दूसरी बात है कि मामला कोर्ट में है, उसके बाद भी जलसे पर जलसे हो रहे हैं। क्या तो हम सड़क पर उतरेंगे, क्या तो हम माहौल बनाएंगे? भाई चाहते क्या है, कोर्ट की नहीं सुनेंगे क्या? पहली बात तो यह है कि वह विदाउट एनी इफ एंड बट किसी भी वायलेंस को कंडेम करता हूं, और हमारे देश के किसी भी नागरिक की धर्म के नाम पर अगर हत्या होती है, उसका उत्पीड़न होता है, ये बेहद शर्मनाक है। 21वीं सदी में क्या यही गांधी जी और अंबेडकर जी और पटेल साहब और मौलाना आजाद साहब के सपनों का भारत है? ये बहुत ही विडंबना की बात है और हम सबको उस पर विचार करना चाहिए। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप में बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है, जो भी राजनीतिक सामाजिक प्रतिनिधि है सबकी जिम्मेदारी है, उसको जिम्मेदारी लेना चाहिए। दूसरी बात आती है वक्फ एक्ट पर। देखिए वक्फ एक्ट पर हमने पिटीशन दाखिल की, वहां मैटर सब जुडिस है, और हमने कहीं भी इस प्रकार की बात नहीं की है कि अब जो कानून हम नहीं मानेंगे या हम कोई इस तरह की वायलेंस की बात करें। हम कह रहे हैं कि हम हर वो रास्ता अपनाएंगे जो भारत के संविधान ने असहमत होने पर हमको दिया है, और उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारी आवाज को दबाने का अगर कोई प्रयास करेगा तो ये जान ले कि अरे शादाब भाई कहां से आवाज दबाई जा रही है? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि अगर मामला सब जुडिस है तो फिर ये दारुसलाम में आज की बैठक का मतलब क्या हो गया? अगर मामला सब जुडिस है तो ये मैंगलोर में इतनी बड़ी संख्या में जुटान क्यों हो रहा है? मामला सब जुडिस है तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कोर्ट ने हमारे मनमाफिक फैसला नहीं दिया तो सड़क पर देख लेंगे फिर? बिल्कुल राकेश भाई, आप 2019 में जब बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट आया था तो लोगों ने कहा था कि अगर मंदिर नहीं बना तो खून की नदियां बहेंगी, तब प्रोटेस्ट तब भी होते थे। तो अपनी बात करें, क्या ये बताइए कोई असंवैधानिक कार्य अगर हुआ हो तो बताइए, क्या मतलब माहौल बनाने के लिए कह रहे हैं? सुन लीजिए सर, मतलब भड़काने के लिए कह रहे हैं सर। अगर आज बैरिस्टर ओवैसी साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्षता में अगर एक जलसा हो रहा है कि कैसे हम अपने समाज के लोगों को, संविधान प्रेमियों को ये बताएं कि इस कानून में क्या कमियां, क्यों हम इसको अपोज कर रहे हैं, तो यह संवैधानिक नहीं हो जाता है, ये कंटेप्ट नहीं है सर। नहीं मैं कह ही नहीं रहा हूं, मैं अभी संवैधानिक और संवैधानिक के तराजू में नहीं तोलने जा रहा शादाब चौहान। मैं पूछ रहा हूं अभी इसकी जरूरत क्या है? आने दीजिए ना कोर्ट का फैसला, आने दीजिए ना कोर्ट की अगली ऑब्जर्वेशन, आने दीजिए ना 5 मई तारीख। मैं कह रहा हूं 22 तारीख को ताल कटोरा में वक्फ कानून के विरोध में आयोजन है। 30 अप्रैल को रात 9 बजे आप ब्लैकआउट प्लान कर रहे हैं। 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े प्रदर्शन की योजना है। क्यों भाई, क्यों है? डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या भारत, अरे सुनिए, क्या शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना, अपने विचार व्यक्त करना, धमकाना कब से हो गया? कोर्ट पर भरोसा नहीं है? अरे कोर्ट की नहीं सुनेंगे तभी तो अदालत को गए हैं। जो भी संवैधानिक रास्ते हम सबको अपनाएंगे। अरे तो ये कौन नहीं कर सकते कि मुझे क्या करना है? सर अगर मैं गलत कर रहा हूं, असंवैधानिक कर रहा हूं तो टोकिए मुझे, लेकिन जो मुझे भारत के संविधान ने रास्ते दिए, नहीं असंवैधानिक तो तौसीफ खान जो बंगाल में हो गया उसको भी नहीं मान रहे हैं, उसको भी नहीं मान रहे। राधिका खेड़ा, कोर्ट में 5 मई अगली तारीख है, फिर भी 22 अप्रैल, 30 अप्रैल, 7 मई आज मैंगलोर और हैदराबाद में क्यों जुटाने भाई? कोई जवाब। राकेश जी, यहाँ पे असंवैधानिक तरीके और असहमति की बात हो रही है, तो जब झारखंड के मंत्री कहते हैं कि ये देश शरिया से चलेगा, तब क्या इन्होंने अपनी आवाज उठाई थी अभी कुछ दिन पहले वक्त को लेके? क्या जब इमरान मसूद ये कहते हैं कि मुझे 60 मिनट दे दीजिए और फिर देखिए, तब इन्होंने सवाल उठाए थे? या जब ये कहा जाता है, कहते हैं कि हम बाबा साहेब का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं हम संविधान में विश्वास रखते हैं, तो जब कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार 4% रिजर्वेशन धर्म के नाम पे मुसलमानों को दे रही है, तो क्या इन्होंने बोला कि नहीं ये गैर संवैधानिक है, हम ये रिजर्वेशन नहीं लेंगे? तो संविधान चित भी आपकी, पट भी आपकी। जब आप चाहेंगे तो आप संविधान को मानेंगे, और जब आपको पसंद नहीं आएगा तो आप बंगाल की तरह देश में आग लगाएंगे। और आप लोग ये कर रहे हैं। क्या एक इंसान ने भी आके ये कंडेम करके कहा कि जो हो रहा है वो गलत है और हम शांति की अपील करते हैं? लेकिन जिन लोगों ने, जैसे समाजवादी पार्टी ने हमारे कार सेवकों पे गोली चलाने का काम किया था, वो कहां ममता बनर्जी को समझाएंगे? जो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म नष्ट कर देना चाहिए, वो डेंगी और एड्स है, वो कहां ममता बनर्जी को समझाएंगे? तो इन लोगों को संविधान से कुछ मतलब नहीं है, इनको शरिया चाहिए, 4%
4% कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके धर्म के नाम पे रिजर्वेशन चाहिए, इनको 60 मिनट चाहिए और ये हमें बता देंगे कि क्या होगा। देखिए, आप बार बार लगातार विदेश के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, इसीलिए आज भी प्रदेश में जो मुसलमान है वो पीछे है। प्रधानमंत्री जी को आके ये कहना पड़ा कि अगर सरकारें, चाहे वो ममता बनर्जी होती, समाजवादी पार्टी होती या कांग्रेस होती, अगर सच में मुसलमान के हितैषी होते तो आज मुसलमान को पंचर नहीं लगाना पड़ता, आज मुसलमान अनपढ़ नहीं होता और इतनी गरीबी। राधिका जी, आपने कहा किसी ने कंडम नहीं किया। आप ही के साथ में डिबेट के दौरान मैंने कहा कि हम विदाउट आप भी आवाज नहीं जाएगी, चीखने से आपका झूठ सही 4% रिजर्वेशन पर मैडम बाबा साहेब के धैर्य रखिए ना। क्या भारतीय जनता पार्टी के धैर्य समाप्त हो चुका जिगरा चाहिए ये बोलने के लिए कि झारखंड का मंत्री जब कहता है कि शरीयत नहीं चलेगा कि भारत में जितने दंगे होते हैं वो आरएसएस कराता है, ये आपके नेता ने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा ये बात, आप उनको क्या बोलेंगी? दूसरी बात ये है कि अगर कोई अपनी बात कहता है, हाँ बिल्कुल कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा है, वीडियो अवेलेबल है, नाम बताओ, गौरव भाटिया नाम है उनका। आप जाइए गौरव भाटिया कहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं मैडम। उन्होंने कहा से बात करते कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ऐसा नहीं कहेगा, तो झूठ का गौरव भाटिया जी ने कहा, अगर आप में हिम्मत है तो ये बोलिए कि 4% मुसलमान रिजर्वेशन हम नहीं लेंगे, ये संविधान के खिलाफ है, हम नहीं एक्सेप्ट करते कि देश परिवर्तन चलेगा, हम उस बात के खिलाफ है, ये बोलिए, बोल के दिखाइए। अगर आपने हिम्मत है तो कहिए कि मुसलमानों को भी एससी में शामिल किया जाएगा, अगर आपने हिम्मत है तो कहिए कि मुसलमानों को भी एससी में शामिल किया जाएगा। मैं आता हूँ बीच में, सुनिए ना। अरे सुनिए शादा भाई, सुनिए, अरे शादा भाई सुनिए, एससी एसटी की बातें आई थी कि पिछड़ापन जो है वो दूर किया जाए, भेदभाव की बात आई थी। आप लोग तो कहते हैं कि आपके यहाँ भेदभाव ही नहीं है, फिर आप एससी में क्यों जाना चाहते हैं भाई? या तो स्वीकार कर लीजिए कि पहले भेदभाव है, या मान लीजिए कि आपके अंदर नहीं सुनिए ना शादाब चौहान, या तो मान लीजिए कि मुस्लिमों में भी अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनके साथ भेदभाव हुआ है, या तो पहले ये मानिए उसके बाद ये मांग करिएगा, और नहीं आप ये मान सकते हैं तो फिर ये मांग मत करिए। मेरी बात सुनिए, आर्टिकल 341 क्लॉज 1 सिर्फ मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को अलग किया आपने। भाई आप ये कहते हैं ना शादाब चौहान, नहीं, क्या आपके समुदाय में भेदभाव होता है? जैन में भेदभाव है? नहीं है, बताइए क्या जातिगत भेदभाव है आपके समुदाय में? आप क्या मानते हैं इस बात को? आप क्या मानते हैं शादाब चौहान इस बात को? आप बताइए, सिख में और बौद्ध में? अरे शादाब भाई, जो पहले आपसे पूछ रहा हूँ, अभी आप सिखों की ठेकेदारी मत करिए, ना ईसाइयों की ठेकेदारी करिए, ना हिंदुओं की ठेकेदारी करिए। आपके समुदाय में शादाब चौहान नहीं, शादाब चौहान, क्या आपके समुदाय में जातिगत भेदभाव है, हाँ या ना? नहीं है, तो बात खत्म। फिर एससी एसटी क्यों भाई? फिर एससी एसटी क्यों? फिर एससी एसटी क्यों? बताइए क्या बौद्ध में? फिर एससी एसटी क्यों भाई? क्यों एससी एसटी चाहिए आपको? रहने दीजिए, आप एक्सपोज हो गए शादाब चौहान। आप या तो जातिगत भेदभाव मान लीजिए कि हाँ इस्लाम में जातिगत भेदभाव है, तो फिर तो बात कहिए कि हमको ओबीसी में लाइए, हमको एससी में लाइए, तो मैं आपकी बात मान सकता हूं। और अगर जातिगत भेदभाव नहीं है तो ये वाली दलील नहीं चलेगी। अरे धर्म के नाम पर नहीं हो सकता, कानून हाँ नहीं हो सकता है, धर्म के आधार पर नहीं होगा, तो आप शांत रहिए, आपकी बात का जवाब निकल गया। अब धर्मेंद्र भाई आपके पास थोड़ी देर से आ रहा, इसलिए पहले माफी, और मैं सवाल बहुत सीधा सा है। संभल में हिंदू मरे तब तक जुबान नहीं खुली, लेकिन पत्थरबाज पकड़े गए तो मुआवजा पहुंच गया। राणा सांगा का अपमान हुआ तो बड़ी खुशी हो गई। आज अखिलेश यादव आगरा पहुंच गए तो राणा सांगा पर नहीं बोले, लेकिन हाँ दलित वोट बैंक कैसे तलाश लिया जाए यह संभावना उन्होंने जरूर तलाश ली। तो भाई खेल सिर्फ वोट बैंक का है, हिंदुओं का अपमान जितना हो सकता है कोई दिक्कत नहीं। राकेश जी आपसे निवेदन मेरा ये है, मैं सबसे बाद में बोल रहा हूँ और कुछ पैनलिस्ट 2-3 बार बोल चुके हैं, तो मेरे बीच में कृपया ना बोलें, मेरी बात आ जाए उसके बाद जो बोलना आप बोलें। आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन हड़पने की जो सनक है वो पूरे देश को जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वो जमीन चाहे मुसलमानों की हो, अब तो जैनियों की भी जमीन छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनका अपना जो कमिटमेंट है पूंजीपतियों को जमीन देने का, ये भारतीय जनता पार्टी अब पूरे देश को जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जो दंगे
चाहे उत्तर प्रदेश के दंगे हो, बहराइच के दंगे को आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि ये दंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कराया गया। तो भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में दंगे करवा सकती है तो वेस्ट बंगाल में भी दंगे करा रही है। रही वजह शाही के निशान लगाने की बात आप कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है और आस पास के प्रदेशों अरे धर्मेंद्र भाई, मैं तो फिर वही कह रहा हूँ ना, पुलिस क्यों हाथ पर हाथ रखे बैठी रही? डंडे चला देना चाहिए था, जो करना था करना था, उठाकर उन्हें बंद कर देना चाहिए था अंदर। अब मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? अब सुनिए, अब मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे? मैं आप ही के पास, आप ही के पास तो आप ही की बात सुन रहा हूँ। पार्टी जब तक सत्ता में रहेगी इस देश में दंगा, आऊंगा मुझे इसके बाद आपके पास। सुनिए, हाँ, भारतीय जनता पार्टी और दंगा एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी देश में है दंगा कोई नहीं रोक सकता, दंगा होना ही है क्योंकि इनका स्वभाव है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं कि कानून में क्या दिक्कत है, अगर भारतीय जनता पार्टी की दाढ़ी में चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं इस बात को मान लेती है? आज जो वह कानून में जो खामियां हैं उसको जेपीसी में जाने के बाद जो विपक्ष के नेता थे, विपक्ष के लोगों की जो 4 बातें 10 बातें मान लेते तो क्या दिक्कत हो जाती है? ठीक है, यही काम नहीं तो सुनिए ना, अभी धर्मेंद्र भाई सुनिए ना, अरे धर्मेंद्र भाई सुनिए, धर्मेंद्र भाई सुनिए ना, अरे धर्मेंद्र भाई सुनिए, अभी मैंने आपसे वक्फ पर सवाल नहीं पूछा, सुनिए, अभी आपसे मैंने वक्फ पर सवाल नहीं पूछा, मैं आपको 1 मिनट और देता हूं। लेकिन इस 1 मिनट में मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, हिंदू पलायन कर गए, राहत कैंप में रह रहे हैं, वहां पर यह कहा है महिलाओं ने और कैमरे पर कहा है कि धार्मिक नारे लगाकर हमारे साथ गलत काम किया गया है, हमारे खिलाफ अत्याचार हुआ है। आप सर 1 मिनट बोलेंगे बंगाल में हिंसा पर, मैं देखिए काउंटर ऑन करता हूं और कोई नहीं कहेगा कि समय नहीं मिला, लेकिन हिंदुओं पर बोलेंगे जो अत्याचार हुआ। बोलिए। मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी प्रदर्शन में हिंसा की कोई जगह नहीं होती है और ना ही हम किसी तरह की हिंसा का समर्थन करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अरे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर बोलिए, उसके लिए समय दिया है, बीजेपी पर ब्लेम गेम के लिए नहीं, उसके लिए अलग से एक समय और दे दूंगा आपको। आप सुनिए ना मुझे, अब आप हिंदुओं के इतने हिमायती अगर हैं, 67,000 हिंदू पलायन हो गए मणिपुर से, उस पर तो आपने कभी नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी धर्मेंद्र भाई, अरे बीजेपी पर ब्लेम करने के लिए 1 मिनट और एक्स्ट्रा आपको दूंगा, अरे बीजेपी पर ब्लेम करने के लिए 1 मिनट और एक्स्ट्रा आपको दूंगा, लेकिन ये 1 मिनट दिया है बंगाल के मुर्शिदाबाद के हिंदुओं पर बोलने के लिए। मैं कह रहा हूँ मुर्शिदाबाद का भी हिंदू हमारे हिंदू है, काशी की बेटी जिसका बलात्कार हुआ भारतीय जनता नहीं, अभी सिर्फ मुर्शिदाबाद पर 1 मिनट दिया है, आगरा की बेटी भी हमारे हिंदू है, अरे सिर्फ मुर्शिदाबाद पर 1 मिनट दिया है, सारे हिंदुओं के लिए संवेदना हमारी बराबर है। सिर्फ मुर्शिदाबाद पर बोलिए 1 मिनट, हम सारे हिंदुओं के लिए बोलेंगे। मुर्शिदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा दंगा आयोजित किया गया है क्योंकि वहां चुनाव है और जब तक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आग नहीं लगाएगी और उस आग में रोटी बनाकर खाएगी नहीं। अब सुनिए, मैं क्यों कह रहा हूं धर्मेंद्र जी, मैं क्यों कह रहा हूं कि एंटी हिंदू पॉलिटिक्स बेनकाब हो गई है, क्योंकि मुर्शिदाबाद के हिंदुओं पर बोलने के लिए आपको 1 मिनट समय दे दिया। सर आप 1 मिनट बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इतना गठबंधन धर्म निभाना है आपको। देश में अब सुन लीजिए मेरी बात, ना आप संभल के हिंदुओं पर 1 मिनट बोल पाए, ना आप मुर्शिदाबाद के हिंदुओं पर 1 मिनट बोल पा रहे हैं, ये आपकी पॉलिटिकल स्थिति है धर्मेंद्र यादव। अरे राकेश भाई आप भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रोटेक्शन मत दीजिए। अरे फिर भाई बात, चलिए ठीक, अमू जी ठीक है, अमू जी राणा सांगा का नाम तक नहीं लिया आज अखिलेश यादव ने, और ये तक नहीं कहा कि भाई गलत बोल दिया, बल्कि ये कह रहे हैं कि तलवारें लहराई गई, करणी सेना का प्रदर्शन था, बंदूकें लहराई गई, ये कौन सा प्रदर्शन था, ये बातें उन्होंने कही है। क्या है आपका रिएक्शन इस पर? राकेश जी, उत्तर प्रदेश के आगरा में जो ये हमारा कार्यक्रम था राणा सांगा जयंती का, लाखों युवा इकट्ठे हुए और वहां पर कोई एक छोटी सी घटना कोई बता दे, ये फर्क है पश्चिम बंगाल में आगरा के राणा सांगा की जयंती में। कैसे बोलते अखिलेश यादव, मुंह में दही जमी हुई है, उनको तो सिर्फ दलित वोट कैसे काबू में करे उत्तर प्रदेश के अंदर। भैया मैं बीच में नहीं बोला आपके, धर्मेंद्र बीच में नहीं बोला आपके, रुको धैर्य रखो भैया, धैर्य रखो ना। अरे तुम लोगों के पैर के नीचे से उत्तर प्रदेश में जमीन खिसक गई है, तुम बगैर सत्ता के तड़प रहे हो। तुम लोगों को योगी का जो मॉडल है पसंद नहीं आ रहा, तुम लोगों को बेचैनी हो रही है, ये पीडीए करके जो बेचैनी दिख रही है ना, रामजीलाल सुमन के घर पहुंच कर अरे दे रहे दुरुस्त है अखिलेश यादव, याद तो आई जो बीज अखिलेश यादव ने राम गोपाल यादव ने बोया है वो उसका रिजल्ट
आपको विधानसभा का चुनाव में देखने को मिलेगा। आपको अरे काय को बौखला रहे हो भाई? अरे क्यों बौखला रहे हो? उस कार्यक्रम में यादव भी थे, दलित भी थे, मुस्लिम भी थे, सभी थे आगरा में, सभी लोग थे, सभी जातियां थी, सभी हिंदू थे। अरे क्यों घबरा रहे हो भैया? रामजी लाल जी को संभाल कर रखिएगा। आपको उनको कंधे पे रखकर चुनाव चिन्ह रामजी लाल बनाओ, हर साइकिल छोड़ दो, रामजी लाल को चुनाव चिन्ह बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक आपको मैं आता हूँ वापस बंगाल पर लौट के, मैं आता हूँ वापस बंगाल पर लौट के। तौसीफ खान गवर्नर चले गए, उत्तर प्रदेश गवर्नर चले गए, ममता बनर्जी को समय नहीं मिल पा रहा है, बल्कि गवर्नर से तो ये तक कहा गया था कि आप करने क्या जा रहे हैं, आप जाइए ही नहीं। एनसीडब्ल्यू पहुंच गई, एनएचआरसी पहुंच गया। तो भाई हिंदू पीड़ित हैं, तो क्या अगले साल के चुनाव की मजबूरी है? क्योंकि पता है कि आपको यहां तो गड़बड़ है, वोट बैंक एक साधना है। राकेश जी देखिए, मुझे इसी बात से आपत्ति है कि आप जो है नागरिकताओं में धर्म ढूंढते हैं। अच्छा, इस मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुई उसमें 3 लोगों की मौत हुई। आप 2 हिंदू के नाम ले रहे, एक जो मुस्लिम मारा गया उसके नाम नहीं ले रहे। ये है आपका बायसनेस। 3 लोगों की मौत हुई। दूसरी बात कि ममता बनर्जी ने बार बार कहा है कि अभी जो प्राथमिकता है, अभी जो हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जो लोग अपने घर को छोड़कर हटे हुए हैं उनको वापस उनके घर ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे में पॉलिटिकल नेता जाएगा वहां अपनी राजनीति चमकाने के लिए भड़काऊ भाषण देगा, तो इससे माहौल और बिगड़ेगा या माहौल अच्छा होगा? वेस्ट बंगाल पुलिस ने 250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। वेस्ट बंगाल पुलिस ने जो होना है बार बार वीडियो के साथ पोस्ट किया है कि देखिए ये भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है, ये देखिए ये जो है गलत वीडियो कहीं और का, उत्तर प्रदेश का, कर्नाटका का, आसाम का वीडियो लगा देते हैं और कहते हैं कि ये जो है बंगाल का वीडियो है। हाँ। एक जगह पे एक त्रिपुरा में कांग्रेस सुनिए तौसीफ भाई, सुनिए ना, बायसनेस वाली ये टैगिंग आप अपने पास रखे रहिए। और 250 नहीं 280 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो रही हैं, स्क्रीन पर चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, जो फैक्ट है वो फैक्ट दिखाया जा रहा है, पहली बात है। दूसरी बात है, मैंने वही कहा ना कि प्रयागराज में जब हादसा हुआ महाकुंभ में, तो काठमांडू का वीडियो कोई दिखाकर कह रहा है प्रयागराज में, तब तो कोई नहीं देखने आया। मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, वक्फ पर मौलानाओं के बीच जाने के लिए समय था, लेकिन राहत कैंपों में राज्य की मुखिया हैं, चली जाती तो क्या लोगों को ढांढस नहीं बनता? लेकिन दिक्कत यह है कि वोट बैंक में मैसेज सही नहीं जाता। देखिए राकेश जी, ये जो है बाइनरी क्रिएट किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। वक्फ मैटर को लेकर के जो प्रोग्राम था वो पहले से तय था। वो एक संगठन ने प्रोग्राम किया था, चीफ मिनिस्टर को न्योता दिया था, वो कोलकाता शहर में था। और ममता बनर्जी मतलब पीड़ित हिंदुओं के पास जाने के लिए न्योता चाहिए आपके सीएम को? पीड़ित हिंदुओं के पास जाने के लिए आपके सीएम को न्योता चाहिए? क्या आएगा भाई, हमारे घर जल गए हैं, हमारे घर में लोग मर गए, घर से बेदखल हो गए, तो न्योता चाहिए सीएम को आने के लिए। राकेश जी बोलिए, 10 सेकंड मुझे, फिर राधिका आपके पास आ रहा हूँ। तौसीफ खान से पूछो कि अगर करनी सेना पश्चिमी बंगाल आती है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। राकेश भाई पूछेगा, तौसीफ खान से पूछेगा मेरी तरफ से, अगर करनी सेना पश्चिम बंगाल में आ जाए तो ममता जी कुछ को तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं, अमू जी वो पहले इसका जवाब दे चुके हैं कि करनी सेना आएगी तो डंडे मारेंगे। सेना आ जाए, अरे वो पहले कह चुके हैं कि करनी सेना आएगी तो डंडे मारकर भगाएंगे। राजनीति ना करो, वो ये पहले कह चुके हैं। राधिका जी 10-15 सेकंड अपनी बात रखिए, फिर ब्रेक लेना प्लीज। नहीं राधिका जी, सिर्फ हमें डंडे मारने की आदत है। बहुत शर्म की बात है कि बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी को और बहुत ज्यादा जरूरी काम है कोई प्रोग्राम अटेंड करना, जबकि उनको वहां पे राज्यपाल जी के साथ होना चाहिए था, उन लोगों के आंसू पहुंचने चाहिए थे, उनसे पूछना चाहिए था। वो परिवार की मुखिया हैं बतौर मुख्यमंत्री, उनको वहां पे होना चाहिए था और उनके लिए हर चीज ज्यादा जरूरी है। पर वो वहां कैसे हो सकती है? चुनाव आ रहे हैं और मुस्लिम अपीजमेंट तो सर्वोपरि है। तो जिनके लिए सिर्फ मुसलमान ही सब कुछ है,